बात आपसे पूछता हूँ, संसद इसलिए बंद है क्योंकि संसद में जाएंगे तो कोरोना फैल जाएगा। स्टार्टिंग में जब 100, 200, 300 कोरोना के केस इंडिया में थे तब की बात है। अब जब लाखों छात्र नीट जेईई का पेपर देने के लिए बाहर जाएंगे तो उनको कोरोना नहीं होगा। ये है सरकार का दोहरा चरित्र, आप यहाँ देख रहे हैं। लाखों छात्र नीट जेईई का एग्जाम इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि उनको इसमें इनका स्वार्थ है। स्वार्थ कैसे मैं बताता हूँ सर, कि जो स्कूल कॉलेज बड़े बड़े होते हैं IITs, उनमें जितने मंत्री हैं, जितने पॉलिटिशियन हैं, मंत्री विधायक, उनके बड़े बड़े कॉलेज होते हैं, बच्चे एडमिशन लेंगे लाखों करोड़ों रुपए दे करके, तो उनसे उनकी जेब भरेगी, उससे उनका फायदा है। बट NTPC, SSC, RRB का एग्जाम उनके उनको इनसे क्या फायदा मिल रहा है? भैया वो अगर हमको जॉब देंगे तो उनको तनख्वाह देंगे। ऐसा लग रहा है हमको तनख्वाह देंगे तो उनसे फ्री में तनख्वाह लेंगे। अरे भैया जब नहीं जॉब देनी है, नहीं वैकेंसी देनी है, तो भैया वैकेंसी निकाली क्यों रहे हो तुम? अंडा बेच के लोग स्टूडेंट खर्चा पानी चला लेगा, सब्जी बेच के चला लेगा, उम्मीद क्यों दिलाते हो? आत्मनिर्भर बनना हर स्टूडेंट समझता है, बट भीख तो आप हमसे मांगते हो। भीख क्या मांग रहे हो? NTPC का एग्जाम, NTPC का जो वैकेंसी आई थी, सरकार ने स्टूडेंट को इतना छुट्टियां बनाया कि भैया मुझे 500 रुपये दीजिए, मैं आपको 400 रुपये बाद में वापस कर दूंगा, लौटा दूंगा। 2019 फरवरी में पैसे लिए गए थे। सरकार से हम पैसे लेते हैं सर ना, तो 24%, 25% से ब्याज लेती है और लेट करने के तो 30% कर देती है। हमको कितना क्या दिए? चलो भाड़ में जाए, मत तो हमको पैसे वापस। हमने 500 इसलिए दिए थे, सर आप वापस करें या ना करें, पैसे हमने इसलिए दिए थे कि 2019 में हमारा एग्जाम करवाएंगे आप। 2019 में कौन सा कोरोना था सर? इस टाइम पर आप कोरोना की बहानेबाजी करते हैं, तो 2019 में कौन सा कोरोना फैला था? आप प्लीज इतना युवा को परेशान मत करिए। इस युवा देश में युवा की जो ये हालत है, इतिहास में गवाह है कि इससे बदतर हालत कभी हो नहीं सकती। इस उम्मीद में काफ़ी जो बेरोजगारी का नकारात्मक माहौल सर आप लोग बनाए हुए हैं, कई घरों के दिए बुझने की कगार पे आ गए हैं। प्लीज़ सरकार जी थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए आप, वरना दोबारा चाय बेचने की नौबत आ जाएगी आपको। आगे समझाते हैं। एक कोई बात नहीं, प्लीज़ आप चाहे राकेश यादव सर जी हुए, चाहे वर्मा सर जी, प्लीज़ उन लोगों को सपोर्ट करिए। आपके लिए अगर ये बताओ, अगर NTPC का लेखपाल का जो भी एग्जाम भर किया, वैकेंसियाँ 17, SSC फंसा सीजल है, अगर इन लोगों का डेट सील तक आ जाता तो बच्चा कम से कम ये समझता कि हमारा 2022 में एग्जाम होने वाला है, उसके आधार पर तैयारी तो करता, मत बीच में कराओ। बट SSC बोर्ड में मेंबर्स इसलिए नियुक्त होते हैं सर, वो SSC बोर्ड में मेंबर इसलिए नियुक्त होते हैं कि टाइम से वो डेट सीट दें, इस टाइम आपका एग्जाम होगा, इस टाइम आपकी जो भी रिजल्ट आएंगे प्री मेंस के, ऐसा लग रहा है ससुराल जा रहे हैं, वहाँ बैठ के मस्ती कर रहे हैं। तो कोई नहीं, आप प्लीज़ कोशिश करिएगा कि इन जितने भी टीचर हम लोग के सपोर्ट में आए हुए हैं, उनका पूरा का पूरा फुल सपोर्ट करिएगा। और वैसे आज तो पढ़ाने का बिल्कुल मूड नहीं था, फिर भी आप लोगों के लिए छोटा सा एक लेक्चर है। वर्ल्ड के जो ग्रासलैंड है, विश्व के मैदान है, इसके बारे में एक अच्छा सा जितने भी कॉन्सेप्ट या अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो बन सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, डिस्कस करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इसमें पेन एंड पेपर लेकर के बिल्कुल बैठ जाएंगे। वजह क्या है कि विश्व के इतिहास के मैदान आप पढ़ेंगे तो बिना मैप के आपको समझ में ही नहीं आएगा। क्वेश्चन कैसे बनता है फ्रेंड्स, कि विश्व के अगर कोई ग्रासलैंड जैसे पंपास है, तो पंपास का जो ग्रासलैंड है वो किस कंट्री में पाया जाता, किस महाद्वीप में पाया जाता। दूसरा क्वेश्चन फ्रेंड्स ये बनता कि अगर वो घास का मैदान है तो वो क्या ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है कि टेम्परेट ग्रासलैंड है। मतलब क्या है कि वो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है कि शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तो ये पेपर में आप सीधे सीधे ये नहीं पूछता कि वेल्ड घास का मैदान साउथ अफ्रीका में है, नहीं। अब क्वेश्चन थोड़ा सा तक पूछता घुमा करके कि वेल्ड घास का मैदान अगर दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है तो वो शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है कि उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तो प्लीज डेफिनेटली मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ प्रिय स्टूडेंट्स कि अगर आप थोड़ा सा बोरिंग काम, मैं दोबारा बताना चाहता हूँ कि आपको भले ही मैप बनाने में बोरिंग लगता हो, बट याद रखिएगा ये बोरिंग काम जो बच्चे करते हैं ना, वैकेंसी 20 लाख नहीं आती है, 2000-3000 वैकेंसी आती है। 2000-3000 वैकेंसी में बच्चा 2020 लाख में छट जाते हैं, तो फिर 2000 बच्चे जो सिलेक्ट होते हैं ना, वो ये बोरिंग काम करके ही सिलेक्ट होते हैं। तो प्लीज़ अगर आप 10-15 मिनट देंगे मुझे, तो आपको पूरी वर्ल्ड के जितने सारे ग्रासलैंड है, आपको जीरो से लेकर आप लेवल तक जितने सारे क्वेश्चन बनेंगे वो आपको मैं यहाँ पर कराऊंगा और डेफिनेटली आप एग्जाम में कर पाएंगे। तो आप मेरे साथ कोशिश करिएगा कि वर्ल्ड का एक मैप बनाइएगा और वर्ल्ड के मैप के थ्रू हम लोग सीखेंगे।
दोस्त आपने इतना अगर बना लिया है मैप, तो यकीन मानिए कि आपने 50% विश्व के घास के मैदान आपने लर्न कर लिए। थोड़ा सा 3 स्टेप और आगे चलते हैं। दोस्तों, विश्व की घास का मैदान समझने से पहले आप थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप उस पर ध्यान दीजिएगा कि आपने पढ़ा होगा कि अगर ये हमारा अर्थ है तो अर्थ के बीचों बीच इसे बोलते हैं विषुवत रेखा। इसके 23 हाफ नीचे जाएंगे, इसे बोलते हैं मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके अगर विषुवत रेखा से 23 हाफ ऊपर जाएंगे तो इसे बोलते हैं कर्क रेखा। ये मैं आपको क्यों यहाँ समझाना चाहता हूँ, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो ये विषुवत रेखा के आसपास का रीजन होगा फ्रेंड्स, ये मुझे बताइएगा कि ये गर्म रीजन होगा कि ठंडा रीजन होगा। तो आप पाएंगे कि जो विषुवत रेखा के नीचे मकर रेखा के ऊपर वाला जो रीजन है ये कैसा होगा, यहाँ की जलवायु गर्म होगी। और जैसे जैसे फ्रेंड्स आप ऊपर जाएंगे तो आपको ये वाला रीजन या फिर इसके नीचे अगर आएंगे ये वाला रीजन आपका ठंडा होता जाएगा, यानी कि जो ये रीजन होगा ये शीत यानी कि ठंडे प्रदेश में आएगा। बस अगर आप ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप सारे शीतोष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय सब आप समझ जाएंगे। मैं आपको समझाता हूँ कि जो इस विषुवत रेखा के आसपास जो ग्रास डेवलप करेगी, जो भी घास के मैदान डेवलप करेंगे, वो डेफिनेटली यहाँ की जलवायु अगर गर्म है तो फ्रेंड्स एक वर्ड ध्यान दीजिएगा कि इस रीजन के क्षेत्र में जो भी ग्रास लैंड उगेंगे उन्हें हम बोलते हैं ट्रॉपिकल ग्रास लैंड। क्या बोलते हैं फ्रेंड? ट्रॉपिकल यानी कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। बट फ्रेंड्स एक बात और ध्यान दीजिएगा कि ठीक है यहाँ पे ट्रॉपिकल यानी कि उष्ण मतलब गर्म वाले जलवायु के घास हमारे ग्रो करेंगे, बट जो ये नीचे या फिर इसके ऊपर जो ग्रासलैंड होंगे ये तो विषुवत रेखा से काफ़ी दूर है, तो यहाँ का जो प्रदेश, यहाँ का क्षेत्र पाया जाएगा वो शीत कटिबंध में आएगा। यानी कि दोबारा समझिएगा, जो नीचे वाले ऊपर आएंगे वो फ्रेंड्स शीत कटिबंध में आएंगे, बट उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव के सीधे ना जा करके अगर हम 66 के आसपास रीजन में आते हैं तो यहाँ के जो ग्रासलैंड होंगे फ्रेंड्स वो टेम्परेट जोन में होंगे। तो दोस्तों, तो जो इस रीजन में आएगा उसे हम बोलेंगे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड यानी कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। बट जो इस क्षेत्र से नीचे आएगा फिर इस क्षेत्र से ऊपर आएगा उसे हम बोलेंगे टेम्परेट जोन या शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। अब जानना ये जरूरी फ्रेंड्स है कि इसके रीजन में कौन कौन से ग्रासलैंड आते हैं या फिर इसके ऊपर रीजन में कौन कौन से ग्रासलैंड आते हैं। तो दोस्तों अगर आप ये समझ पाए होंगे तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ कि आपने देखा होगा कि इसके ऊपर साइड से ये जो रीजन है ये विषुवत रेखा जाती है और इसके थोड़ा सा और ऊपर साइड से ये कर्क रेखा जाती है। थोड़ा सा टेढ़ा बन सकता है दोस्त, बट आप समझिएगा। और जस्ट ये नीचे वाले साइड से एरिया से ये वाला दोस्त ये मकर रेखा जाती है, मकर रेखा। ये दोस्त इस अफ्रीका को टच करता हुआ जाता है। अब आप समझिएगा कि जो ये विषुवत रेखा है ये
मैदान या फिर उनका लोकल नेम क्या क्या है। तो आप दोस्त यहाँ पर देखेंगे ये कंट्री है ब्राज़ील। ब्राज़ील में जो घास के मैदान दोस्तों पाए जाते हैं, आपको बस 2 मिनट मुझे टाइम दीजिए, मैं आपको सारा समझाता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ब्राज़ील में विषुवत रेखा होकर के वहाँ से गुजरती है। तो ब्राज़ील में जो जितने सारे ग्रासलैंड पाए जाते हैं दोस्त, एक का नाम, इसका नाम कैंपोस, उसी के जस्ट नीचे दोस्त अमेजन के ऊपर वाले रीजन को बोलते हैं कैंपोस ग्रासलैंड। बट उसके ब्राज़ील में जो दक्षिणी क्षेत्र है उसका यहाँ बोलते हैं कटिंगा, एक कटिंगा ग्रासलैंड। और ये है एंडीज पर्वतमाला। तो एंडीज पर्वतमाला के जो नीचे है पूर्वी ढाल पर, इसे बोलते हैं मोंटाना। और यहीं पर जो बीच वाला रीजन फ्रेंड्स है, यही ब्राज़ील में उसे बोलते हैं सिल्वास। आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स इस पर कि ब्राज़ील में जितने सारे ग्रासलैंड पाए जाते हैं, आप देख रहे हैं विश्व रीजन के क्षेत्र में आ रहा है, तो कौन कौन से आ रहे हैं, कैंपोस आ रहा है, सिल्वास आ रहा है, कटिंगा आ रहा है, मोंटाना आ रहा है। फ्रेंड्स ये चारों के चारों ग्रासलैंड किस क्षेत्र में आएंगे, ट्रॉपिकल रीजन में आएंगे। यही विषुवत रेखा के थोड़ा सा ऊपर एक कंट्री है वेनेजुएला। तो वेनेजुएला में जो घास के मैदान है उसे बोलते हैं फ्रेंड्स लानोज। क्या बोलते हैं, लानोज। कंट्री का नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कंट्री का नाम है वेनेजुएला। अब दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लानोज हो गया, कैंपोस हो गया, सिल्वास हो गया, कटिंगा हो गया, मोंटाना हो गया। कुछ भी याद नहीं करना, विषुवत रेखा के रीजन में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे वो कैसा उसका नेचर होगा, उसका नेचर होगा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, यानी कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। थोड़ा सा फ्रेंड्स अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये वाला रीजन आता है मिडिल अफ्रीका, मध्य अफ्रीका। यहाँ पर जो घास के मैदान होते हैं फ्रेंड्स, इसे हम बोलते हैं सवाना। क्या बोलते हैं, जी हाँ आप सही समझ रहे हैं, इसे बोलते हैं सवाना। सवाना की कुछ विशेषताएं हैं फ्रेंड्स, उसको हम डिस्कस करते हैं आपके साथ। सवाना प्रकार के जंगल होते हैं वो बहुत घने होते हैं, और जो इनके वृक्ष होते हैं ये बहुत बड़े बड़े होते हैं। इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। सवाना घास का मैदान, अब आप मुझे बताना कि सवाना घास का मैदान अगर विषुवत रेखा के रीजन में आ रहा है तो ये उष्णकटिबंधीय होगा कि शीतोष्णकटिबंधीय होगा। उष्ण का मतलब होता है फ्रेंड्स गर्म वाला रीजन। तो ये यानी कह सकते हैं कि सवाना भी सेम कैंपोस का ही नेचर है, यानी कि ये भी उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। थोड़ा सा आगे हम और बढ़ते हैं तो इंडिया के नीचे एक कंट्री पड़ता है लंका, श्रीलंका। तो श्रीलंका में जो घास का मैदान फ्रेंड्स है ये वाला, इसे बोलते हैं पटाना। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, पटाना। तो आई होप कि आप उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कंसेप्ट वाइज समझ पाए होंगे कि लानोज जो वेनेजुएला में वो भी उष्णकटिबंधीय नेचर का है, कैंपोस ब्राज़ील में, सिल्वास ब्राज़ील में, कटिंगा मोंटाना ऐसा ब्राज़ील में, ये सब कैसे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। समाना मिडिल अफ्रीका में पड़ता है, अफ्रीका में आगे पड़ता है, ये भी कैसा है, पटाना कैसा है, सब सारे के सारे हमारे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। अब फ्रेंड्स अब हम आते हैं शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान पर। तो जो कर्क रेखा से ऊपर के रीजन जितने सारे ग्रासलैंड आएंगे, इस मकर रेखा के नीचे जितने सारे ग्रासलैंड आएंगे, वो सब के सब फ्रेंड्स कैसे होंगे, शीतोष्ण यानी कि टेम्परेट जोन के ग्रासलैंड होंगे। अब यहाँ पे समझना ध्यान से फ्रेंड्स, जो मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ फ्रेंड्स उसको समझिएगा कि वो शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। ये एक कंट्री है अर्जेंटीना। इसको अगर मैं दिखाना चाहूँगा तो इधर देखा, इधर ये कंट्री है अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना में जो घास का मैदान है बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रैन चाको। अफ्रीका में ही, अर्जेंटीना में ही पंपास, और अर्जेंटीना के निचले वाले क्षेत्र में फ्रेंड्स अल्फा। पेपर में कई बार आ चुका, वैसे सीरियस
अल्फा अल्फा पंपास ग्रैंड चाको फ्रेंड्स, ये तीनों के तीनों ग्रासलैंड किस कंट्री में पड़ते हैं फ्रेंड्स? तो ये पड़ता है अर्जेंटीना। किसमें पड़ता है दोस्त? अर्जेंटीना में पड़ता है। अब आप मुझे बताओ कि ये मकर रेखा के नीचे, ये देखेंगे ये मकर रेखा जा रही है, ये मकर रेखा के नीचे ग्रासलैंड है, तो आप बताना कि ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान होगा कि शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान होगा? तो ये भैया है टेम्परेट जोन का, यानी कि ये शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान। कैसा है फ्रेंड्स? ये शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान में आएगा। अब अगर आप यही लाइन अगर पकड़ के आप जाएंगे तो यहाँ पे एक कंट्री पड़ता है दोस्त, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका आपने पढ़ा होगा एबीडी में 360 डिग्री, वो यही का बिलोंग करता है। दक्षिण अफ्रीका में जो घास के मैदान पाए जाते हैं वो मकर रेखा पर बिलोंग नहीं करते, मकर रेखा से नीचे है। थोड़ा सा मैप मैंने छोटा बना दिया है, ये मकर रेखा से नीचे है। जब मकर रेखा से नीचे है दोस्त तो ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं कहलाएगा, कैसा कहलाएगा? शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहलाएगा। बट यहाँ पर इसका नाम क्या है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर इसका नाम हो जाता है वेल्ट। क्या होता है फ्रेंड्स? इसका नाम है वेल्ट। अब यही लाइन अगर आप सीधे पकड़ कर आएंगे तो ये महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज ए कॉन्टिनेंट एंड इज ए कंट्री। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप भी है एंड आल्सो कंट्री, एक देश भी है। ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान पाए जाते हैं फ्रेंड्स, इस मकर रेखा के नीचे, बट स्पेस में ऊपर लिख रहा हूँ, इसको बोलते हैं फ्रेंड्स डाउन्स। क्या बोलते हैं? डाउन्स। यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान है शीतोष्णकटिबंधीय, उसे डाउन्स बोलते हैं। जो दक्षिण अफ्रीका में उसे वेल्ट बोलते हैं। सेम एज इट इज उसी नेचर का अर्जेंटीना में 3 प्रकार के ग्रासलैंड है, पंपास, अल्फा अल्फा, ग्रैंड चाको। ये सब के सब अर्जेंटीना में और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। आपने देखा होगा कि इसी ऑस्ट्रेलिया के नीचे एक कंट्री है न्यूजीलैंड। ये कंट्री है न्यूजीलैंड फ्रेंड्स। न्यूजीलैंड में जो घास के मैदान पाए जाते हैं इसे हम बोलते हैं कैंटरबरी। क्या बोलते हैं दोस्त? कैंटरबरी। इसे क्या बोलते हैं दोस्त? कैंटरबरी बोलते हैं। तो न्यूजीलैंड में जो घास के मैदान उसे बोलते हैं कैंटरबरी। ऑस्ट्रेलिया में जो उसे बोलते हैं डाउन्स, साउथ अफ्रीका में उसे बोलते हैं वेल्ट, अर्जेंटीना में पंपास, ग्रैंड चाको, अल्फा अल्फा। तो ये सारे के सारे जो नीचे वाले ग्रासलैंड है ये किसमें आते हैं फ्रेंड्स? ये आते हैं शीतोष्णकटिबंधीय टेम्परेट जोन में आते हैं। अब इसके ऊपर चलते हैं, इस कर्क रेखा के ऊपर चलते हैं, तो ये पड़ता है कनाडा और ये पड़ता है यूएस। इसके बीच में फ्रेंड्स ये बहुत बड़े ग्रासलैंड है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि कर्क रेखा से काफ़ी दूर है, तो जो इसका नेचर होगा वो ट्रॉपिकल रीजन का ग्रासलैंड कहलाएगा कि टेम्परेट रीजन का कहलाएगा? तो फ्रेंड्स ये टेम्परेट रीजन का कहलाएगा। आई मीन कि ये शीतोष्णकटिबंधीय घास के क्षेत्र में आएंगे, बट इसका नाम क्या है? तो यहाँ पर बोलते हैं फ्रेंड्स प्रेरी। क्या बोलते हैं दोस्त? प्रेरी ग्रासलैंड। ये बहुत बड़ा है। प्रेरी घास का मैदान कनाडा में पड़ता है और यूएस में पड़ता है। सेम अगर आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो ये एक कॉन्टिनेंट हमारा यूरोप। यूरोप में एक कंट्री यहाँ पड़ता है हंगरी। हंगरी में जो घास के मैदान है फ्रेंड्स, वैसे इसे रोटी की डलिया बोलते हैं, इसे बोलते हैं फ्रेंड्स पूछताछ। क्या बोलते हैं? पूछताछ। बट आपसे मुझे ये बताना, ये सीटेड या फिर सुपर टेटेड में क्वेश्चन आ चुका है, ये नहीं पूछा था कि पूछताछ कैसा घास का मैदान है, किस कंट्री में पड़ता? पूछताछ शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान कौन सा है या फिर उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? तो ये पूछताछ इस कर्क रेखा काफी ऊपर है, तो फ्रेंड्स ये कैसा आएगा? शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान आएगा। यहीं पर एक क्षेत्र है फ्रेंड्स यूरेशिया कहलाता है, यानी कि ये यूरेशिया वह क्षेत्र है जहाँ पर यूरोप और एशिया के दोनों के कॉमन रीजन आते हैं, उसे बोलते हैं यूरेशिया। यहाँ पर जो घास के मैदान फ्रेंड्स है इसे बोलते हैं स्टेपीज। इसे बोलते हैं स्टेपीज। स्टेपीज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं फ्रेंड्स? ये पाए जाते हैं यूरेशिया। अब 2-3 घास के मैदान और बचे हुए हैं, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यूरेशिया में स्टेपीज हो गया, हंगरी में पूछताछ हो गया, प्रेरी हो गया, यूएस कनाडा यानी उत्तरी अमेरिका में सारे के सारे शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। ये पड़ता है चाइना, जिनपिंग वाला एरिया। यहाँ पर जो घास के मैदान होते हैं फ्रेंड्स इसे बोलते हैं मंचूरिया। क्या बोलते हैं? मंचूरियन इसे बोलते हैं। ये पाया जाता है चाइना में। कहाँ पाया जाता है फ्रेंड्स? ये चाइना में। और वही सेम टेम्परेट जोन का यहाँ पे आपने पढ़ा होगा एक यूटी है जम्मू कश्मीर, यहाँ पर घास के मैदान जो है उसे बोलते
में जो शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है उसे बोलते हैं मर्द, और विशेष करके ये लद्दाख जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में पाया जाता है। हालांकि इसके आसपास बहुत सारे प्यारे प्यारे सिटी बसे हुए हैं जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग वगैरह, वो मैं आपको बाद में डिस्क्रिप्शन में हिंदी को पढ़ाऊंगा। फ्रेंड्स, अगर आप इसको थोड़ा सा अगर मैप आप विजुलाइज कर पा रहे होंगे ना, तो डेफिनेटली आप एग्जाम में वो सोच पाएंगे कि अगर स्टेपी घास का मैदान पूछा है उसका नेचर, तो आप देखेंगे सर ये तो कर्व रेखा के काफी ऊपर है, तो पक्का ये शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान होगा, ट्रॉपिकल नहीं होगा, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं होगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि छोटा सा वर्क रहेगा इसके, इस मैप को बना करके आप बिना देखे आप एक सादा ब्लैंक पेपर लीजिए, मैप बनाइए और बिना देखे आप इसको आप पे बना करके और बिना देखे नाम इसको मेंशन करिए कि कौन सा घास का मैदान किस क्षेत्र में पाया जाता है। कुछ इसकी क्वालिटी है, विशेषताएं हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। एक बात बताना कि जो विश्व क्षेत्र में जो घास के मैदान पाए जाएंगे दोस्त, वो छोटे होंगे कि बड़े होंगे? दोस्त, विश्व रेखा के आसपास पूरे साल वर्षा होती रहती है, तो जो यहाँ के घास के मैदान होंगे वो बहुत बड़े बड़े होंगे, यानी कि यहाँ पर जो घास के मैदान होते हैं फ्रेंड्स वो बड़े बड़े होते हैं। और जब ये बड़े बड़े होते हैं फ्रेंड्स, इसलिए इनको बोला जाता है एक वर्ड एलिफेंट, एलिफेंट घास के मैदान। पूछ भी चुका है पेपर में सीरियस है कि एलिफेंट घास के मैदान किस रीजन में ग्रो करते हैं, तो ये विश्वती रीजन में ग्रो करते हैं, यानी कि उष्णकटिबंधीय रीजन में ग्रो करते हैं। अब एक बात बताऊं, जब इसके ऊपर जाएंगे यानी कि जो प्रेरी घास का मैदान है, स्टेपीज है, या फिर नीचे आएंगे पंपास है, वेड है, ये सब बड़े होंगे कि छोटे होंगे, क्योंकि यहाँ पर वर्षा कम होती है, यहाँ पर वर्षा कम होती है तो ज़्यादा जो ट्री होते हैं, घास होती है, वो डेवलप करेंगे नहीं, पक्का वो छोटे छोटे रह जाएंगे। तो यानी कि जो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं फ्रेंड्स, ये होते हैं छोटे छोटे। कैसे होते हैं फ्रेंड्स? ये होते हैं छोटे छोटे, इसीलिए इन्हें बोलते हैं कैटल ग्रासलैंड। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? कैटल घास के मैदान। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर समझिएगा कि जो विश्वती रीजन के घास के मैदान होते हैं, जब ये वर्षा पाते हैं तो पक्का बहुत बड़े बड़े होंगे और वो एक पेड़ का रूप ले लेंगे। जब पेड़ का रूप लेते हैं तो इसलिए इनको बोलते हैं हार्ड, यानी कि कठोर। तो ये इनके जो पेड़ होते हैं वो कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। और जब कठोर होते हैं कोई बात नहीं, बट कठोर होने के साथ साथ बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो क्या यहाँ पे खेती करना पॉसिबल है, एग्रीकल्चर करना पॉसिबल है? तो फ्रेंड्स आप पाएंगे कि यहाँ पे एग्रीकल्चर करना पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये खेती के लिए अनुकूल नहीं होते हैं। बट अगर आप शीतोष्ण टेम्परेट में जाएंगे आप, तो यहाँ पर घास के मैदान छोटे छोटे होते हैं, तो छोटे छोटे होने के साथ साथ ये बड़े सॉफ्ट होते हैं, यानी कि मुलायम होते हैं। और ये छोटे छोटे होने के नाते यहाँ पर खेती के लिए, एग्रीकल्चर के लिए सपोर्ट करते हैं, यानी कि यहाँ पर खेती कर सकते हैं। खेती होती है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये प्रेरी घास का मैदान बहुत बड़ा उत्तरी अमेरिका का वीट के प्रोडक्शन में बहुत अग्रणी योगदान देता है, यानी कि प्रेरी ग्रासलैंड के आसपास का जो रीजन है गेहूँ के उत्पादन के लिए या फिर खेती के लिए कह सकते हैं, एग्रीकल्चर के लिए ये बहुत ही अच्छा जलवायु मिलता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स।